वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह यूनिट नंबर 13 कवर अप करेंगे, जो कि आपका बिजनेस यूनिट है। और इट्स क्वाइट अ स्मॉल यूनिट। काफ़ी आसान है। बेसिकली अभी तक हमने जितना भी कॉमर्स में पढ़ा है, जितने भी हमने अभी जो 12 यूनिट्स पढ़े हैं, तो उसके बिहाइंड द सीन्स होने वाली कुछ फंडामेंटल्स हैं। तो ये उस हवाले से इन माय ओपिनियन जो बिजनेस यूनिट है, यानी जो यूनिट नंबर 13 है, इट शुड हैव कम बिफोर योर यूनिट नंबर 1। यानी ये आपके यूनिट नंबर 1 होना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ही फंडामेंटल बेसिक चीज़ें, जो कि अगर आप में से किसी ने पाक स्टडीज़ का पेपर दिया हुआ P2, तो उसमें आप लोगों ने इसको ना कवर अप किया होगा। सो लेट्स स्टार्ट इट विदाउट एनी फर्दर अडू। हमारे पास सबसे पहले एक होती है बिजनेस की लोकेशन, बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो वो किन चीज़ों के ऊपर मैटर करती है किसी भी बिजनेस के यूनिट को फंक्शन करने के लिए? तो वो आपके पास 7 चीज़ें होती हैं, 7 फैक्टर्स होते हैं, जिनके ऊपर बेसिकली आपकी बिजनेस की लोकेशन मैटर करती है। सबसे पहले आपके पास होता है कि भाई लेबर की अवेलेबिलिटी है या नहीं। तो लेबर की अवेलेबिलिटी का मतलब, फॉर एग्जांपल लेट्स से, अगर मैं किसी ऐसे गांव में हूँ जहाँ पे वो सारे लोग हैं जिनको एग्रीकल्चर तो बहुत अच्छा आता है, मगर उनको कंप्यूटर यूज़ करना नहीं आता, उनको नहीं आइडिया कि कैसे टेक्नोलॉजी को हैंडल करना। तो इसका क्या मतलब है कि भाई आई एम इन अ एरिया वेयर आई डोंट हैव लेबर फॉर मी, फॉर लाइक फॉर माई बिजनेस, फॉर माई वर्क। तो बंदे तो हैं, बंदे तो हर जगह होंगे, अनलेस यू आर ऑन द टॉप ऑफ अ माउंटेन और अंडरग्राउंड। मगर आप आपके यानी आपके काम से सूटेड बंदे नहीं हैं। तो लेबर की जो अवेलेबिलिटी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ठीक है। सेकंड, देन यू हैव योर मार्केट्स। मार्केट्स बेसिकली हम कहते हैं, अच्छा, आपके पास दो वर्ड्स होते हैं। एक एक होता है वर्ड्स आपके पास मार्केट प्लेस, वो जगह जहाँ पे बायर्स और जहाँ पे आपके जो सेलर्स होते हैं वो मीट करते हैं, और एक ख़रीदारी होती है, राइट। एक होता है मार्केट प्लेस और एक होता है मार्केट्स ओनली। तो मार्केट्स कहते हैं उन सारे कंज्यूमर्स को जो कि आपकी चीज़ को ख़रीद सकते हैं और ख़रीदने की चाहत रखते भी हैं। यानी दे आर विलिंग टू बाय एंड दे आर एबल टू बाय एज वेल। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आई वांट टू बाय अ स्पेसिफिक थिंग, मगर मेरे पास उतना पैसा नहीं है बाय करने के लिए। तो आई एम विलिंग टू बाय बट आई एम नॉट एबल टू बाय। तो ये कोई इफेक्टिव डिमांड नहीं है। ये खैर मैं इकोनॉमिक्स की तरफ जा रहा हूँ, ये जिन बच्चों ने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है उनको आइडिया होगा इस चीज़ का। मगर बस आपने इतना याद रखना है, मार्केट्स कहते हैं उन सारे कंज्यूमर्स को जो कि आपकी चीज़ को बाय कर सकते हैं। ठीक है। देन यू हैव योर ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट हम बेसिकली, फॉर एग्जाम्पल लेट्स, अगर आपको जो जो बिजनेस का यूनिट है वो अगर आपका किसी ऐसे अनजान इलाके के अंदर है जहाँ पे आपके पास कोई भी रेल का कोई एक्सेस नहीं है, रोड का कोई एक्सेस नहीं है, नो एयरपोर्ट्स, नथिंग, देन व्हाट विल यू डू, राइट। तो इसलिए ट्रांसपोर्ट की जो अवेलेबिलिटी है ये फिर बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और ट्रांसपोर्ट का हमने मुकम्मल एक चैप्टर पढ़ा था, मेरे ख्याल से यूनिट 7 था, आई थिंक सो। तो उसमें हमने सारा डिस्कस कर लिया था ट्रांसपोर्ट के हवाले से। फिर आपके पास आता है योर पावर, या आपके जो लेके रॉ मटेरियल्स होते हैं, इनका आपके पास एक्सेस कितना है। सो लेट्स से, अगर अच्छा, एक इसमें बड़ी एक अच्छी एग्जांपल है, वो जो फैक्ट्रीज होती हैं जो कि शुगर केन बनाती हैं, सॉरी, शुगर केन को यू प्रोसेस करके उससे शुगर बनाती हैं। तो उसमें इस तरह से होता है कि शुगर केन को जो आप हार्वेस्ट करते हैं ना, तो आपके पास 2 दिन होते हैं। अगर आपने उस 2 दिन के अंदर अंदर आपने शुगर केन को प्रोसेस करके, इसको क्रश करके, उसमें से लिक्विड निकाल के, उसको बॉईल करके अगर आपने उससे शुगर बना ली, दैट्स गुड। अदरवाइज वो जूस ख़राब हो जाता है। आप उसको रेफ्रिजरेट करें, आप उसको जहाँ भी रखें, जूस, उसका जो जूस का कंटेंट होता है ना, वो कम हो जाता है, लूज हो जाता है, और यानी वो एवेपोरेट कर जाता है। प्लस उसमें एक ये होता है कि वो ख़राब हो जाता है, उसका टेस्ट जो होता है ना वो बहुत ख़राब हो जाता है। तो इसलिए कभी आपने खाई है पुरानी गडेरी? गडेरी आप सच नाम जानते होंगे। गडेरी बेसिकली कहते हैं शुगर केन चॉप्ड अप इनटू पीसेस। तो एंड इट इज़ ऑल पील्ड अप। तो उस पर जो छिलका होता है वो सारा पील किया होता है, पीछे से एक यानी गडेरी बचती है, तो उसको हम चबा के खाते हैं। तो अगर आप पुरानी गडेरी खाएं ना, तो उसका इतना गंदा टेस्ट होता है ना, यानी जैसे कोई मोल्डी सी कोई चीज़ होती है ना, इस तरह का उसका टेस्ट होता है। तो एक्सेस का होना बहुत ज़रूरी है। तो जो जितनी भी शुगर केन की फैक्ट्रीज हैं, वो शुगर केन जहाँ जहाँ पे यानी हार्वेस्टिंग होती है ना,
उसके बहुत करीब होते हैं, ताकि फ़ौरन कुछ ही घंटों के अंदर पहुंचाया जाए। क्योंकि अब इटसेल्फ उसको फिर साफ़ करना, उसको फिर रिफ़ाइन करना, उसको फिर पील ऑफ करना, फिर क्रश करना, फिर उसके जूस को बॉयल करना, फिर बॉयल भी एक ख़ास टेम्परेचर था उस वक्त तक उसको बॉयल करना, फिर मल्टीपल, फिर उसको यानी कूल ऑफ करना, फिर बॉयल करना, फिर कूल ऑफ करना। तो उसमें आपके काफ़ी घंटे लग जाते हैं। तो इसलिए जितनी भी फैक्ट्रीज होती हैं वो शुगर केन की जो क्रॉप होता है या जो उसकी फील्ड्स होती है उसके बहुत करीब होते हैं। देन यू हैव योर कंपटीशन। आप अपने कंपटीशन के, अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट बनता है कि भी हम अपने कंपटीशन के करीब हम क्यों हो। मैं यहाँ पे एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, प्रॉक्सिमिटी, कि भाई मैं कितना, प्रॉक्सिमिटी बेसिकली कहते हैं क्लोजनेस को, ठीक है। सो द मोर यू विल बी क्लोज टू योर कंपिटिटर्स, आई मीन फिजिकली यानी लोकेशन वाइज, तो आपको उतना फायदा होगा। क्योंकि वो सारे लोग जो कि आपके कंपिटिटर से बाय करते हैं, जब आपकी दुकान भी उसी कंपिटिटर के साथ खुलेगी तो दे विल अंडरस्टैंड कि अच्छा एक और भी बंदा मार्केट में आया, देन दे विल चेक आउट योर स्टफ एज वेल, दे मे लाइक योर स्टफ मोर देन दे यूज टू लाइक जो आपका कंपिटिटर था उसका स्टफ। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से जहाँ पे KFC खुलेगी तो वहाँ पे आप देखेंगे उसके करीब करीब मैकडोनल्ड भी होगी। एग्जाम्पल है आपकी KFC की तो खैर नहीं है, पर इस तरह की आपके पास एग्जाम्पल है F11 में इस्लामाबाद के अंदर, आपके पास F10 में, लेट्स से F10 में यू हैव चरण स्टेशन, बहुत ही कमाल की दुकान है, बहुत ही कमाल की आइसक्रीम है उसकी, और उसके साथ रिसेंटली क्रेमल्ड खुली है। अब वहाँ पे उस प्लाजे के अंदर सिर्फ एक आइसक्रीम की यानी एक ना वो है आउटलेट है, मगर अब क्योंकि क्रेमल्ड भी आ गया, आस्ता आस्ता पीछे सॉर्टस्विल भी आ गए और आस्ता आस्ता और भी सारे आ रहे हैं। तो कहने का मकसद है कि बेसिकली कंपटीटर्स के साथ आप जितना करीब होंगे ना उतना आपको फ़ायदा होता है कि आपके साथ लोग यानी आपको फ्री में आपकी ना फ्री में एडवर्टीजमेंट हो जाती है, आपकी फ्री में कस्टमर्स आ जाते हैं। वो लोग जो कि आपको जानते भी नहीं है मगर वो किसी और को जानते हैं, तो उससे मिलने आएंगे तो आपको भी देखेंगे, तो फिर आपकी भी दुकान के अंदर दाखिल होंगे। ये चलिए दाखिल नहीं होंगे, दे में चेक आउट योर स्टफ थ्रू योर वेबसाइट्स, थ्रू योर सोशल मीडियाज, या दे में इवन बाय समथिंग फ्रॉम यू। आगे चलते हैं। फिर अब उससे सप्लायर्स, वो फैक्ट्रीज जो कि सप्लायर्स से सामान लेती हैं, तो भाई सप्लायर्स कितने दूर हैं, क्योंकि जितने दूर सप्लायर्स होते हैं तो उतनी ज़्यादा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आपकी बढ़ती है। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट तमाम की तमाम जो होती हैं वो आपने उठानी होती है, सप्लायर्स ने नहीं उठानी होती। तो ये आपने याद रखना कि देर ऑल योर एक्सपेंसेस, दे आर नॉट समवन एल्स एक्सपेंसेस। फिर आपके पास आता है जी गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस। अच्छा, गवर्नमेंट का जो इन्फ्लुएंस होता है वो इस तरह से है, अगर आपने फॉर एग्जांपल लेट्स से बलूचिस्तान में आपने कोई दुकान खोली है, वहाँ पे गवर्नमेंट आपको इतनी ज़्यादा चीज़ें और यानी गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ और गवर्नमेंट की सर्विसेज आपको प्रोवाइडेड नहीं होंगी जितनी अगर आप कोई, बल्कि पंजाब की अगर आप इस्लामाबाद में कोई खोलें तो वहाँ पे जितनी आपको, या फिर अगर आप खोलें कश्मीर में खोलें तो वहाँ पे आपको जितनी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी वो कहीं और प्रोवाइड नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल लेट्स से बलूचिस्तान के, अच्छा अपना पंजाब के अंदर एक बाकायदा एक एरिया सेट है कि भाई आपने इससे आगे अपनी दुकान को नहीं बढ़ाना, और आपके कुछ राइट्स होते हैं। अगर आपने रेंट पे दुकान ली हुई है तो जो उसका ओनर है वो आपको एविक्ट नहीं कर सकता, उसको पहले 1 महीने की वार्निंग देनी पड़ती है, 1 महीने पहले उसको नोटिस भेजनी पड़ती है। इससे कुछ रूल्स एंड अपना वो होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं। तो किसी भी बिजनेस के लिए ये बहुत काम आती हैं सारी चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से बिजली के जो टैक्स होते हैं तो उस पे इंडस्ट्रीज़ के ऊपर एक स्पेसिफिक वो उनको ना अलाउ करते हैं कि भाई हम आपके टैक्स थोड़ा सा कम कर रहे हैं, हम आपकी फीस थोड़ी सी कम कर रहे हैं। इसी तरह जो प्रोडक्शन टैक्सेस होते हैं, जो बिल्स होते हैं फैक्ट्रीज़ के, तो वो भी कम, उसमें यानी थोड़ा सा उनको डिस्काउंट मिलती है, क्योंकि वो तो लाइक लाखों अरब यानी करोड़ों में भी हो सकते हैं, मगर उनको फिर उसमें कुछ डिस्काउंट मिलती है। तो वो उन जगह पे मिलती है जहाँ पे गवर्नमेंट बाकायदा काम कर रही है। तो अगर पंजाब के अंदर पंजाब की गवर्नमेंट है, सही है, महफूज है, तो देन दैट्स फाइन। अगर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल से बलूचिस्तान के अंदर जो बलूचिस्तान की जो यानी जो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसके पास इतनी पावर ही नहीं है।
वहाँ पे तो जो लाइक ट्राइबल लीडर्स हैं उनके पास ज़्यादा पावर है एज़ कम्पेयर टू योर बलूचिस्तान गवर्नमेंट। तो कहने का मकसद ये है कि गवर्नमेंट की जो इन्फ्लुएंस होता है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपके सर्वाइवल के ऊपर। गवर्नमेंट आपको ग्रांट्स देती है, फंड्स देती है, बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं हर साल जो कि सिर्फ इंडस्ट्रीज़ के लिए होते हैं। देखो तो एक चीज़ आपने ये याद रखनी है कि यानी किसी भी कंट्री के अंदर आपके पास एक ना हायरकी होती है ना। सो यू हैव योर प्रेसिडेंट एट द टॉप एंड देन यू हैव द लाइक लेट्स से आर्मी होगी, और फिर आपके पास यानी कॉमन पीपल होते हैं, और इससे आपके पास मुख्तलिफ हायरकीज होती हैं। किसी भी कंट्री में सबसे टॉप पे प्रेसिडेंट से भी ऊपर यू हैव बिजनेसेस, और उनकी वजह से इन सारों के फैसले अफेक्ट होते हैं। लाइक दैट्स अ फैक्ट। इफ़ यू कैन गो एंड चेक कांग्रेस, जो यूएस की जो कांग्रेस है, आप चेक कर लें, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर बिजनेसमैन। कांग्रेस में एंटर होने की शर्त ही है, यानी बहुत सारी शराइत में से एक कंडीशन ये है कि यू शुड हैव दिस मच अमाउंट ऑफ मनी सो दैट यू कैन बिकम अ पार्लियामेंट, यानी आप एक पार्लियामेंट के या फिर आप कांग्रेस के या फिर आप कैबिनेट के मेंबर बन सकते हैं। तो कहाँ पैसे और कहाँ पे गवर्नमेंट, यानी पॉलिटिक्स को, पैसे को शर्त बना दी है पॉलिटिक्स के लिए। तो इट्स अ वेरी स्ट्रेंज थिंग। खैर आगे चलते हैं। देन यू हैव योर पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। बहुत ईजी है। पब्लिक सेक्टर बेसिकली हम उसको कहते हैं जो कि वो सारे इंस्टीट्यूट्स एंड फैक्ट्रीज एंड एवरीथिंग जो कि गवर्नमेंट ओन करती हो। और प्राइवेट सेक्टर हम बेसिकली उन सारे फैक्ट्रीज और वो सारी यानी उन सारी इंडस्ट्रीज और इंस्टीट्यूट्स, और उसको हम कहते हैं जो कि बेसिकली लोगों की हो। यानी फॉर एग्जांपल लाइक मेरी कोई फैक्ट्री है, सो वो फैक्ट्री प्राइवेटली ओन्ड है, तो वो प्राइवेट सेक्टर की फैक्ट्री है। पब्लिक सेक्टर के जो जितने भी इंस्टीट्यूट्स और जो यानी जितने भी इदारे होते हैं, तो उनका एम बेसिकली होता है वेलफेयर। अच्छा, वेलफेयर आपके पास मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। यू हैव सोशल वेलफेयर, यू हैव इकोनॉमिक वेलफेयर। सोशल वेलफेयर का मतलब कि भी लोगों की जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बेहतर हो, लोगों को उनकी बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड हो। इकोनॉमिक वेल के भी इकोनॉमिक डिस्पैरिटी ना हो, इकोनॉमिक इनकम स्टेबिलिटी हो, इकोनॉमिक इक्वालिटी हो। इसके अलावा पास और भी लाइक मुख्तलिफ वेलफेयर्स होते हैं। तो पब्लिक सेक्टर के जितने भी कंपनीज एंड इंस्टीट्यूट्स और जितने भी इदारे हैं वो सारे वेलफेयर को फोकस करते हैं, यानी असूलन तौर पे उनको वेलफेयर की तरफ फोकस करना चाहिए। इसलिए इनकी प्राइसेस कम होती हैं, इनकी प्राइसेस आर ऑलवेज लो, क्योंकि वो सब बस कम से कम पैसा जनरेट कर रहे होते ताकि वो सब अपने ऑपरेशंस को चला सके। So they just make enough profit that they are able to run that they are able to run themselves. That is it. While private sector industries उनका काम होता है प्रॉफिट, जितना जब भी जिस तरह भी कमा सके प्रॉफिट। इसकी एग्जांपल्स क्या है? इसकी एग्जांपल आपके पास है, लेट्स टेक वापडा। आई कैन हेयर सम क्रिटिसिज्म, मगर वेल वापडा की अगर आप देखें तो जो बिजली की, चलेगा कि वापडा नहीं लेते तो हम किसी और को ले लेते हैं। जो हमारा पुराना पीटीसीएल था, अब तो पीटीसीएल भी प्राइवेट यानी प्राइवेटाइज्ड हो गया। तो जब हम पब्लिक से किसी भी इदारे को हम किसी बंदे को बेच दें, यानी गवर्नमेंट किसी इदारे को किसी प्राइवेट एंटिटी को बेच दे, किसी प्राइवेट बंदे को बेच दे, तो उसको हम कहते हैं ये आपका प्राइवेटाइज्ड हो गया है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। सिमिलरली जब कोई बंदा अपनी कंपनी गवर्नमेंट को बेच दिया, बेसिकली गवर्नमेंट मजबूर करती है उसको बेचने के ऊपर, जैसे कि भुट्टो के दौर के अंदर हुआ, उसने बहुत सारी चीज़ों को नेशनलाइज कर दिया। उसके लिए हम वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं कभी नेशनलाइजेशन। तो ये बेसिकली इसके कुछ वर्ड्स हैं। खैर, तो यहाँ पे हमने ली थी एग्जांपल वापडा की, और यहाँ पे हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल लेट्स से खादी की एग्जांपल मेरे पास आ रही, कपड़ों की, वो है आउटलेट। देन यू हैव योर मेन फॉर्म्स या फिर मेन टाइप्स ऑफ बिजनेस। अभी हम यहाँ पे स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर के बारे में, ठीक है। तो आपके पास पहले टाइप होता है सोल ट्रेडर। सोल ट्रेडर का बेसिकली ओनर जो होता है वो एक बंदा होता है सिर्फ, और लाइबिलिटी इसकी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है, क्योंकि अगर इसका बिजनेस नहीं चलेगा तो इसको अपने उधार या अपने आपको बचाने के लिए इसको अपने पूरे के पूरे
माल सब कुछ, अपना वेल्थ, अपनी दौलत, अपनी जायदाद, वो सारे बिजनेस में लगा सकता है। यानी फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इससे उधार लिया और इसका काम नहीं बना, इसका यानी महीने में इतने पैसे नहीं आए, तो उसको उधार वापस करने के लिए उसको क्या पता शायद अपने घर में से कोई चीज़ बेचनी पड़े ताकि उतने पैसे जनरेट हो। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी है, यानी ये भी हो सकता है कि उसने कोई बड़ा उधार ले लिया हो तो उस बड़े उधार को ना वापस करने के लिए उसको अपना घर भी बेचना पड़े, अपनी गाड़ी भी बेचनी पड़े, उसको अपना घर का तमाम सामान भी, यानी जितना भी सामान है वो भी उसको अपना बेचना पड़े। तो इसको हम कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। यानी आपकी जो लायबिलिटी है या जो आपका रिस्क है वो अनलिमिटेड है। यानी अगर आपने अपना सब कुछ बेच दिया, सब कुछ, यानी यू हैव नथिंग लेफ्ट, देन एज वेल गवर्नमेंट की, यानी गवर्नमेंट के पास ये एक तरीका होता है कि वो आपको जेल में डाल सकते हैं और फिर यू विल हैव टू सर्व ईयर्स इन प्रिजन इफ यू कैन नॉट पे दैट अमाउंट। और फिर उसके निकलने के बाद फिर आपके पास एक टेन्योर सेट होता है जिसके अंदर आपने इतनी अमाउंट जनरेट करके उस बंदे को पे करनी होती है। तो लाइक नो डिफरेंट सर्कमस्टांसेस होते हैं, सो इट इज़ अनलिमिटेड लायबिलिटी। देन यू हैव प्रॉफिट। इसमें इसमें सारा का सारा प्रॉफिट आपके पास ही जा रहा होता है, तो मज़े होते हैं आपके। पार्टनरशिप्स में आपके पास आपने याद रखना है 2 से लेके 15 तक, 10 भी होता है, 15 भी होता है। तो ये आपकी पार्टनरशिप्स होती है, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते पार्टनरशिप्स के अंदर। अम, इसका नंबर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है मगर इतना ही मेरे ख्याल से है। बाकी इसमें आपके पास लिमिटेड लाइबिलिटी होती है क्योंकि आपके पास मुख्तलिफ लोग होते हैं ना, तो अब वो मुख्तलिफ लोग वो सारे रिस्क को हैंडल कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हम 5 लोग एक बिज़नेस चला रहे हैं, तो अब अगर वो बिज़नेस डूबा या अगर वो बिज़नेस फेल हुआ तो उससे क्या होगा कि ठीक है, मैंने कहा चलो अब जितना भी नुकसान हुआ ना तो कुछ नुकसान मैं उठाऊंगा, यानी 1/5, यानी एक हिस्सा मैं उठाऊंगा नुकसान का, बाकी नुकसान ये उठाएगा, बाकी पे ये उठाएगा, ये उठाएगा, ये उठाएगा। हमने 5 आपस में नुकसान को हमने डिवाइड कर लिया। लेट्स से हमने कुछ ना हमने 5 लाख का लोन उठाया हुआ था, तो 1 लाख मैं पे करूंगा, 1 लाख ये, 1 लाख वो, 1 लाख आगे, इस तरह से। तो यानी लिमिटेड लायबिलिटी, यानी मेरे घर तक, मेरी जान तक नहीं पहुंच रहे, यानी मुझे उठा के जेल में डाल रहे, बल्कि बस मैंने पैसे पे करने, एंड आई एम फ्री टू गो। प्रॉफिट्स में अगेन इट इज़ डिवाइडेड इनटू ऑल योर, जितने भी आपके वो होते हैं पार्टनर्स। फिर आपके पास होता है एक प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड के अंदर आपने याद रखना है ओनर्स जो होते हैं वो 15 to 50 होते हैं। ये अगेन नंबर मुझे एग्जैक्टली स्पेसिफाइड नहीं है, बट इसकी ज़रूरत भी नहीं है, इस नंबर की एग्ज़ाम में आपसे इसके बारे में पूछते नहीं है। लाइबिलिटी अगेन इसमें भी आपके पास लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, यानी आपको जो रिस्क होता है वो डिवाइडेड होता है। प्राइवेट लिमिटेड के अंदर ना यू कैन ओनली सेल योर शेयर्स, यानी इट इज़ अ बिजनेस जो कि अपने शेयर सेल कर सकता है। तो यू कैन ओनली सेल योर शेयर्स टू दोज पीपल जो कि आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली हैं, यानी यू कैन नॉट सेल देम टू जनरल पब्लिक। आपके शेयर स्टॉक मार्केट ऑफ पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल नहीं होंगे। वो जो बड़ी स्टॉक मार्केट होती है ना, तो वहाँ पे आपकी कंपनी का नाम नहीं आ रहा होगा, आपके वहाँ पे यानी शेयर सेल नहीं हो रहे होंगे। तो आपको अपने घर वालों को, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को राज़ी करना पड़ेगा कि भाई यार बाय कर लो, मुझसे बाय कर लो। तो ये अच्छी है, मगर इसमें फिर जो अगेन प्रॉफिट जो है वो भी फिर होता है आपको अपने फिर घर वालों को, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के जो शेयर्स होते हैं उनको फिर आपको पे भी करना पड़ता है, और अगर कोई डैमेज आए या अगर कोई लॉस आए तो फिर उनको भी बियर करना पड़ता है। देन यू हैव पब्लिक लिमिटेड। इसमें फिर आपके पास यानी 50 से फिर आगे 500 हज़ार जितने भी हुए, इसमें भी अगेन लिमिटेड होती है आपके पास लाइबिलिटी, क्योंकि कंपनी जो होती है उसके एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, उसके कुछ हेड्स होते हैं, उसके कुछ सीईओज होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, तो उन सारे के ऊपर डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉल डाउन करती है ना। तो अगर कोई नुकसान हुआ है तो जो बंदा उस नुकसान का जिम्मेदार है उसको नुकसान पे करना पड़ेगा, और अगर बहुत बड़ा नुकसान हुआ तो फिर मुख्तलिफ जो पार्टनर्स हैं या जो डायरेक्टर्स हैं वो अपना कंट्रीब्यूट कर लेंगे। तो इसमें भी अगेन यू हैव लिमिटेड डैमेज। प्रॉफिट इसमें अगेन इट विल बी क्वाइट डिवाइडेड, क्योंकि आपको अपने शेयर होल्डर्स को पे करना होगा, अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पे करना होगा, स्टेक होल्डर्स को पे करना होगा, लाइक यू हैव लॉट ऑफ पीपल। तो ये था हमारे पास मेन फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। अब हम आगे आते हैं रिगार्डिंग योर फ्रेंचाइज। अच्छा, फ्रेंचाइज जो होती है उसके कुछ फ़ायदे आपके पास इस तरह से होते हैं। फ्रेंचाइज बेसिकली कहते हैं जब आप एक बड़ा मशहूर ब्रांड है, उसने अपना आउटलेट, उसने अपना नाम, लोगो, यानी उसने अपनी आइडेंटिटी सेल की है टू अनदर पर्सन जो कि चाहता है कि भी हम एक और लोकेशन के ऊपर इसी ब्रांड, यानी इसी हम ब्रांड की एक और ब्रांच खोलें। ठीक है, तो लाइक फॉर एग्जाम्पल लेट्स से
मैकडोनल्ड्स है। तो मैकडोनल्ड्स जो है वो बेसिकली यूएसए के लिए काम करता है ना। तो अब वो पूरी दुनिया में कैसे आया, तो वो फ्रेंचाइज यानी उसने अपनी फ्रेंचाइज बेची। तो आप उनसे कांटेक्ट करते हैं, आप उनसे कहते हैं यार मैंने F10 के अंदर राउंड अबाउट के सामने मैंने आपकी एक फ्रेंचाइज खोलनी है। आपसे पूछेंगे क्यों आपने ये वाली लोकेशन क्यों चूज़ की, आपके पास इतना पैसा है, टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, यानी पूरे चेक्स होते हैं उसके। अगर आप उन सारे चेक्स के ऊपर पूरी यानी मुकम्मल तरीके से बैठ जाते हैं, तो देन यस दे विल हैंड यू ओवर अ फ्रेंचाइज। दे विल अलाउ यू टू यूज़ देयर लोगो, देयर ब्रांड, देयर सप्लायर्स, देयर रेसिपीज, देयर मशीन्स, देयर टेक्निक्स, देयर मार्केटिंग, सब कुछ। तो आपको बनी बनाई रेपुटेशन आपको मिल जाती है। सारों को लगता है कि जैसे मैकडोनल्ड ने और यहाँ पे ना ब्रांच खोल ली है, मगर हालांकि उस ब्रांच का ओनर कोई और होता है, यानी कोई अपना पाकिस्तानी होगा जिसने मैकडोनल्ड से बात करके अपनी फ्रेंचाइज खोली होगी। तो उससे होता क्या है कि अच्छा, इसमें पैसों की बात जहाँ तक आती है ना, तो प्रॉफिट सारा का सारा आपका होता है जिसने ब्रांच खोली है, मगर आपको ईयरली आपको रॉयल्टी फ़ी पे करनी पड़ती है जो कि बहुत महंगी होती है। और शुरू में आपको यानी फ्रेंचाइज एक्वायर करने के लिए भी आपको इंस्टॉलमेंट्स में आपको एक अच्छी खासी तकड़ी फ़ी होती है, वो आपको पे करनी पड़ती है। तो बाकी ट्रेनिंग सपोर्ट भी आपको अपने जितने भी को आपके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, मैनेजर्स हैं, उस हवाले से आपको ट्रेनिंग भी मैकडोनल्ड्स ऑफिशियल जो मैकडोनल्ड्स है वो आपको अपना प्रोवाइड करेगा, सपोर्ट भी मिल जाएगी, सब कुछ। और फेलियर की बहुत कम चांस होते हैं क्योंकि इट इज़ एन ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड। सो आपके पास जो चांस ऑफ फेलियर है वो बहुत ही कम होता है, बहुत बहुत निगलिजिबल होता है, अनलेस आपने सहारा डेजर्ट के बीच में कोई फ्रेंचाइज खोली है। अच्छा, ड्रॉबैक्स इसमें ये होते हैं कि आपके पास फ्रीडम ऑलमोस्ट नहीं होता। बस आप प्रॉफिट लेकर लेकर जा सकते हैं, बाकी सारे के सारे आपने आपके रेसिपीज, मेन्यूज, आपका टेबल सेटिंग, आपका कितने एम्प्लॉयज़ को रखना है, किसको रखना है, कितना पे करना है, ये सारा का सारा आपका जो मेन हेड जो आपका लाइक फ्रेंचाइजर है जिसने आपको अपनी फ्रेंचाइज दी है वो इस चीज़ को मैनेज करता है। सो यू हैव टू पे फीस एंड यू हैव टू पे रॉयल्टीज एंड यू मस्ट फॉलो द फ्रेंचाइजर। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से फ्रेंचाइजर ने कहा कि भाई नहीं, हम लॉन्च कर रहे हैं फिश बर्गर्स, और अब आपके पास चॉइस नहीं होती कि यू कैन से नो, यू विल हैव टू लॉन्च देम एज वेल इफ दे डीम इट राइट। इसके अलावा हाँ, फ्रेंचाइजर आपसे, हाँ बस यानी जो मेजर पॉइंट्स हैं वो यही तीन है, इसके अंदर फिर फर्दर डिटेल्स आती है पर यही काफ़ी है। देन यू हैव योर मल्टी नेशनल, जिनको हम एमएनसीज भी हम कहते हैं। तो एमएनसीज बेसिकली स्टैंड फॉर मल्टी नेशनल कंपनीज। उसमें इस तरह से हो रहा होता है आपके पास कि वो जब किसी कंट्री के अंदर आते हैं तो अब डेफिनेटली एक बहुत बड़ी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स से वॉलमार्ट है, तो वॉलमार्ट इज़ आज की दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट रिटेलर जाइंट्स हैं। तो अगर वो आपके कंट्री के अंदर आ रहे हैं, सो दे डेफिनेटली वुड नीड अ लॉट ऑफ पीपल टू सर्व देम। राइडर्स होंगे, ट्रक ड्राइवर्स होंगे, सप्लायर्स होंगे, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होंगे जो कि इनके बड़े बड़े वेयर हाउसेज बनाएंगे। फिर वेयर हाउसेज के अंदर कितने एम्प्लॉयज़ होंगे, कितने मैनेजर्स होंगे। फिर आपके जो जितने भी जो सी लेवल एम्प्लॉयज़, जैसे कि CFO होता है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हो गया, CMO हो गया, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर हो गया, CEO, वो तो खैर एक ही होता है। तो यानी कहने का मकसद ये है कि आपको बहुत सारे लोगों को हायर करना पड़ेगा अपनी हर एक एक ब्रांच को चलाने के लिए। सो यू क्रिएट अ लॉट ऑफ जॉब्स इफ़ यू ओपन अप इन एनी अदर कंट्री। तो एक मरतबा ना वॉलमार्ट जो है वो इंडिया, बल्कि बहुत ही फेमस केस स्टडी है, वॉलमार्ट इंडिया में आ रही थी। अब उससे हुआ ये कि वॉलमार्ट इतना बड़ा जायंट है कि इंडिया में जब उसने यानी इंडियंस की जो इंडियन गवर्नमेंट में जो वो होते हैं जो कि सारी चीज़ों को अलाउ करते हैं और फिर या फिर रिजेक्ट करते हैं, तो जब उन्होंने इस चीज़ को देखा तो उन्होंने एनालाइज किया तो उनको अंदाज़ा हुआ कि अगर वॉलमार्ट हमारे कंट्री के अंदर आ गया तो मतलब ये उन्होंने नंबर पेश किया कि 60% या इतने लोकल रिटेलर्स सारे के सारे बंद हो जाएंगे, यानी उनका बिजनेस ठप हो जाएगा। क्योंकि वॉलमार्ट बल्क में चीज़ें बाय करता है, उसकी भी प्राइसेस कम होती हैं, उसकी चीज़ें अच्छी होती हैं, क्योंकि वो डेफिनेटली अपना उसने ब्रांड नेम भी तो मेंटेन करना होता है। तो प्राइसेस भी कम है, चीज़ें भी अच्छी हैं और एक ग्लोबल रिकॉग्निशन है और एक इंटरनेशनल उसके साथ एक वो क्या कहते हैं फीलिंग जुड़े हुई उसके साथ। तो लोग डेफिनेटली लोकल्स के पास तो जाएंगे ही नहीं। तो इसलिए फिर वॉलमार्ट को अलाउ नहीं किया गया इंडिया के अंदर अपने ब्रांचेस खोलने का। वो अलग बात है कि उसने एक डिफरेंट नाम से आया, एक छोटा उसने अपना वेंचर स्टार्ट किया। खैर हाँ, तो मल्टीनेशनल आपको ट्रेनिंग भी देते हैं, आपको दे ब्रिंग टेक्नोलॉजी एज वेल फ्रॉम देयर एंड सो ऑन।
एक और चीज़ होती है कि वो आपकी कंट्री के जो एक्सपोर्ट्स होते हैं ना तो वो इंक्रीज कर देते हैं, जो आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड है या आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट भी इसमें आ जाता है, तो वो आपका पॉजिटिव हो जाता है और नहीं नहीं दैट्स अ गुड थिंग। तो आपके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आने शुरू हो जाती है, क्योंकि लेट्स से जैसे कि यूएसए के अंदर अमेजोन है, ठीक है, तो अब जो अमेजोन जितनी भी चीज़ें प्रोड्यूस करता है, तो अब इंडिया में मैं बैठ के कोई कोई बंदा मंगवा रहा है, तो अब अमेजोन उसको जब भिजवाएगा, अगर बेशक चाइना से भिजवा रहा है, बेशक अमेरिका से उसको एक्सपोर्ट कर रहा है, तो अगेन उस कंट्री की एक्सपोर्ट में +1 इंक्रीज हो गया। So that is why it's quite beneficial. Then you have जो गवर्नमेंट की जो टैक्स इनकम होता है उसको वो बूस्ट करते हैं डेफिनेटली। इतने बड़े बड़े जायंट्स हैं, जब वो इनकम अपनी यानी इनकम के ऊपर जो टैक्स होता है, आप उनकी इनकम इमेजिन करिए, बिलियंस के अंदर उनकी इनकम है, उसके ऊपर जो टैक्स होता है तो वो भी कम से कम बिलियन में तो होगा ही होगा ऑलरेडी। तो वो आपका गवर्नमेंट की तरफ जाता, तो यानी गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ा चंक अपनी इनकम का इन लोगों से मिलता है, जो कि ग्लोबल मल्टीनेशनल कंपनीज होते हैं। इनके नुकसान ये होते हैं कि ये उन कंट्रीज में जाते हैं जहाँ पे लेबर चीप होती है। फॉर एग्जाम्पल, ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ उन्हीं उन्हीं कंट्रीज में जाए, ये उस कंट्रीज में भी उस लेबर को हायर करेंगे, उनको चीप रेट्स के ऊपर यानी हायर करेंगे। आपने कभी देखा है कोई मास्टर्स या कोई पीएचडी किया हुआ इंसान कि किसी रिटेलर के अंदर एम्प्लॉय लगाओ? डेफिनेटली नहीं, क्योंकि उसकी डिमांड सैलरी की ज़्यादा हायर है, ठीक है। हाँ, वो एक अलग बात है कि वो कम सैलरी के ऊपर राजी हो गया, तो यू नो दैट्स अनदर थिंग। मगर कहने का मकसद ये है कि वो बहुत चीप लेबर को हायर करते हैं, उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई इस कंट्री में ऐसे लोग भी हैं जो कि इतने पे भी राजी हो जाएंगे, क्योंकि उनकी ज़रूरत है, उनको उस चीज़ की नीड है, लाइक दैट्स क्वाइट लेजिट। देन यू हैव कि ये लोग डैमेज करते हैं लोकल इंडस्ट्रीज को। एग्जांपल मैंने आपको ऊपर दे दी थी इसकी। अच्छा, रिजल्ट्स इन आउटफ्लो ऑफ कैश। आउटफ्लो हम कहते हैं आउट एंड फ्लो, यानी बाहर निकल रहा है, आउटफ्लो कर रहा है ना, तो कैश आपके मुल्क से बाहर जाता है। फॉर एग्जांपल, जिस भी कंट्री के वो मल्टीनेशनल कंपनी है, तो उस कंट्री को सारे के सारे प्रॉफिट जा रहे होंगे। जैसे कि अगर वॉलमार्ट की एग्जांपल है, तो वो यूएसए में होती है, तो सारे के सारे प्रॉफिट्स पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी वॉलमार्ट है, वहाँ से सारे के सारे आउटफ्लो कर रहे होंगे और जा रहे होंगे यूएसए में इनकी ब्रांच की तरफ। तो यूएसए तो डेफिनेटली टैक्स देता है, हर ट्रांजेक्शन के ऊपर भी वो लेगा, और इनके ऊपर एक जिनकी इनकम के ऊपर टैक्स होता है वो भी अच्छा खासा होता है। तो यानी कहने का मकसद ये है कि आपकी कंट्री में से पैसा बाहर जा रहा होता है। तो जो जितने हम बड़े बड़े जैसे मेट्रो है, मेट्रो इज़ बेसिकली अ जर्मन रिटेलर, मेट्रो कैश एंड कैरी की मैं बात कर रहा हूँ। इसी तरह आपके पास मुख्तलिफ है। हाँ, अगर कोई पाकिस्तानी है, फॉर एग्जाम्पल चेस वैल्यू के नाम से मैंने सुना है, जो कराची में है, मैंने सुना है कि ये पाकिस्तानी है। इसके अलावा क्या नाम है उसका, नहीद नहीद है ना, तो वो भी पाकिस्तानी है। इसके अलावा और भी यानी मुख्तलिफ हैं। तो उसमें फिर आउटफ्लो नहीं है, यानी आउटफ्लो मुल्क से बाहर नहीं हो रहा होता कैश का, बल्कि गवर्नमेंट की तरफ कुछ कुछ पैसा जा रहा होता है, मगर अगेन वो फिर मुल्क के अंदर ही लग रहा होता है, अनलेस गवर्नमेंट आपकी बहुत ही ज़्यादा करप्ट जो कि उसको खाई जा रही है, तो हाँ फिर वो आपका कैश ज़ाया जा रहा है। तो ये था हमारा बिजनेस यूनिट का चैप्टर, छोटा सा था, बहुत सी कम चीज़ें थी और बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, फंडामेंटल चीज़ें जो कि हमने अपने पुराने यूनिट्स के अंदर ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। So that was it. Inshallah, next video will be about your unit 14 and then we will have our unit 15 and that is how inshallah हम अपना syllabus ख़त्म कर लेंगे. So till that time, stay blessed. अपना ख्याल रखिए. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह. करते हैं उसकी भी